एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सुमानी। जो मेरी वीडियो सीरीज है डिफरेंस बिटवीन एएस और इंड एएस, उसी के कंटिन्यूशन में आज और एक वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंड एएस 12 और अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट 22 जो टैक्सेस से रिलेटेड है। तो यहाँ मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, इसके बेसिस पे हम अभी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है। ओके, तो सबसे पहले इंड एएस 12 का नाम है इनकम टैक्सेस और एएस 22 का नाम है टैक्सेस ऑन इनकम। ओके, तो हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। पहली बात आती है अप्रोच। तो जो इंड एएस 12 है, जो डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो अप्रोच लेता है इस एएस में, वो है बैलेंस शीट अप्रोच। और एएस 20 जो अप्रोच काम में लेता है वो है P&L अप्रोच। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले हम देखते हैं इन एएस 22 में हम कैसे कैलकुलेट करते थे डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी। तो उसके लिए हम देखते थे कि हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है और देखते थे हमारा एज पर इनकम टैक्स प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो यहाँ हम ये कैलकुलेशन करते थे, हम P&L से करते थे कि P&L में हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है, फिर उसमें एडजस्टमेंट करके हम देखते थे कि टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो यहाँ हम P&L के थ्रू कैलकुलेशन करते थे डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी की, तो इसलिए है P&L अप्रोच। जबकि यहाँ पे हम P&L का यूज नहीं लेते, यहाँ पे हम देखते हैं असेट और लायबिलिटी। मतलब असेट और लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू कितनी है, मतलब बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, और उनका टैक्स बेस कितना है। उन दोनों के डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम असेट डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स बेस मतलब जो टैक्स पर्पस के लिए एप्लीकेबल है। ओके, मतलब असेट और लायबिलिटी वो वैल्यू जो टैक्स पर्पस के लिए डिडक्टिबल होगी या टैक्स पर्पस के लिए यूज होगी, वो कहलाती है टैक्स बेस। तो उनकी कैरिंग अमाउंट और उनके टैक्स बेस का डिफरेंस देखते हैं। यहाँ हम अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट देखते हैं। तो इसलिए बैलेंस शीट अप्रोच, ये है P&L अप्रोच। सेकेंड पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स। तो जो इनकम, जो भी करंट टैक्स होता है, डेफर्ड टैक्स होता है, इंड एएस 12 क्या कहता है कि अगर करंट टैक्स या डेफर्ड टैक्स जो भी है उसे हमें P&L में डालना है एज ए इनकम और एक्सपेंस, हमें P&L में रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, बट अगर वो टैक्स ऐसी किसी आइटम से रिलेटेड है, ठीक है, जो हम P&L में नहीं दिखाते, आउटसाइड P&L दिखाते हैं। आउटसाइड P&L मतलब या तो OCI में या इक्विटी में डायरेक्टली, तो फिर ऐसे आइटम से रिलेटेड टैक्स को हमें P&L में डालना है। तो अगर वो OCI है तो उसे OCI में डालना है, अगर इक्विटी का है तो उसे डायरेक्टली इक्विटी में एडजस्ट करना है। ठीक है, जनरली P&L में जाएगा, बट वो टैक्स की ऐसी आइटम से रिलेटेड है जो आउट ऑफ P&L एडजस्ट होती है OCI या इक्विटी में, तो उसे अकॉर्डिंगली टैक्स को उधर शो करना है। ओके, जबकि इंड एएस 22 ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं डिस्क्लोज नहीं करता है, डजंट डील विद। स्पेसिफिकली इसके साथ स्पेसिफिकली ऐसा कुछ डील नहीं करता है। थर्ड है डिस्क्लोजर ऑफ डीटीए एंड डीटीएल इन बैलेंस शीट। डिस्क्लोजर, अब एएस 22 क्या बोलता है, एएस 22 बोलता है कि कोई भी डेफर्ड टैक्स असेट है या कोई भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, उसे एज अ सेपरेट लाइन आइटम उसे हमें बैलेंस शीट में शो करना है, ये एएस 22 बताता है। ओके, अब डिस्क्लोजर के लिए नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इंड एएस 12 ऐसे कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं करता है, बट वो एक पॉइंट डिस्क्लोज करता है कि अगर ऐसा कोई आइटम है, मतलब अगर कोई ऐसा डीटीए है या डीटीएल है जो ऐसे किसी आइटम से रिलेटेड है जो OCI में आया है, ठीक है, तो उसे हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज ए करंट या नॉन करंट असेट या लायबिलिटी, जैसा भी केस है। मतलब डीटी या डीटीएल है ऐसे किसी आइटम से रिलेटेड जो OCI में शो होता है, तो उसके लिए सेपरेटली हमें उसे करंट या नॉन करंट असेट या लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। ये एक, और वो भी कैसे, एज पर इंड एएस 1 उसे शो करना पड़ेगा।
वैसे तो कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ओसीए से रिलेटेड आइटम के लिए उन्होंने अलग से रिक्वायरमेंट दे रखी है और उसे इंडिया 1 के अकॉर्डिंग शो करना है। ठीक है, और इसमें सेपरेटली बता रखा है कि डीटीए डिटेल को कैसे प्रेजेंट करना है। ओके, फिर है फोर्थ डीटीए डिटेल ऑन रिवैल्यूएशन ऑन असेट। तो पहली बात तो इन डेज जो AS 22 है वो ऐसे किसी के रिवैल्यूएशन असेट के बारे में स्पेसिफिकली कुछ प्रोवाइड नहीं कराता है। नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और नो स्पेसिफिक मेंशन, ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है AS 22 में। जबकि इंड AS 12 एक स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। इट प्रोवाइड्स ए स्पेसिफिक गाइडेंस कि अगर कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का रिवैल्यूएशन होता है तो हाउ वी हैव टू डील विद, ऐसा इंड AS 12 प्रोवाइड्स ए स्पेसिफिक गाइडेंस, जबकि AS 22 ऐसी कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कराता है। नेक्स्ट है चेंज इन स्टेटस ऑफ एंटिटी और एंटिटीज शेयर होल्डर। मतलब अगर एंटिटी के टैक्स स्टेटस में कोई चेंज होता है, जैसे अगर कोई कंपनी का रीस्ट्रक्चर हो रहा है उसके कारण उसके टैक्स स्टेटस में कोई चेंज हो रहा है, अगर कंपनी लिस्टिंग हो रही है उसके कारण उसके स्टेटस में चेंज हो रहा है, तो खुद एंटिटी का स्ट्रक्चर या एंटिटी के शेयर होल्डर का स्ट्रक्चर, जो भी मेजर शेयर होल्डर है उसके स्ट्रक्चर में कोई टैक्स स्टेटस में कोई चेंज होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए भी गाइडेंस नोट प्रोवाइड कर रखा है। इसमें गाइडेंस प्रोवाइड कर रखी है इंड AS 12 में, जबकि इसमें ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करा रखा है AS 22 में। फिर है टैक्स हॉलिडे पीरियड और मैट। यहाँ पे ये चीज जो है वो AS डील करता है, AS 22 गाइडेंस प्रोवाइड कराता है कि अगर टैक्स हॉलिडे पीरियड है या मैट के प्रोविजन है तो उसको हमें किस तरह से डील करना है डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी के केस में, ऐसे गाइडेंस प्रोवाइड कराता है AS 22, जबकि इंड AS 12 नो सच गाइडेंस। ओके, तो ये मेजर की डिफरेंसेस थे कि AS 12 और इंड AS 22 में क्या क्या की डिफरेंसेस हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा और आई होप मेरे वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।